नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान विषय के टॉप 120 प्रश्न। ये प्रश्न मॉडल टेस्ट के रूप में होने वाला है। आप कितना सही कर पाते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर को साझा करें। उम्मीद है ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। वीडियो के अंत में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हवा की उपस्थिति में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखिए, हवा की उपस्थिति में मैग्नीशियम अर्थात Mg और ऑक्सीजन अर्थात O2 के बीच में जब प्रतिक्रिया होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात MgO बनता है। अगला प्रश्न है, 2FeSO4 इक्वल Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 एक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया है। अपघटन, संयोजन, ऊष्मक्षेपी, विस्थापन। प्रश्न को ध्यान से देखने से पता चल रहा है यहाँ एक अभिकारक है और 3 अलग अलग उत्पाद हैं, अर्थात ये एक अभिकारक टूटकर 3 अलग अलग उत्पाद में बट गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटन। अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक जो है वो अलग अलग उत्पादों में विभक्त हो जाता है। अन्य यदि देखें संयोजन जो है, तो संयोजन अभिक्रिया में अलग अलग अभिकारक मिलकर आपस में एक यौगिक बनाते हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। विस्थापन में एक दूसरे को विस्थापित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस का रंग बदलकर कर देता है सफेद, लाल, काला या बैंगनी। सही आंसर हो जाएगा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आप इसे अनिल करके याद रख सकते हैं। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, अर्थात अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधी सूचक नहीं है? लिटमस, प्याज, सिरका या फिर ऑक्सीजन। याद रखिए, गंधी सूचक से अभिप्राय जिसमें गंध के द्वारा पहचान की जाती है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा गंधी सूचक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटमस। याद रखिए, लिटमस जो है वो रंग को बताता है, जैसे अम्ल और क्षार के पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शेष प्याज, सिरका और ऑक्सीजन, इनका उपयोग गंधी सूचक के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 0, 7 से अधिक, 7 से कम या फिर 7। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उदासीन विलयन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, 7 जो है वो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। याद रखिए, पीएच स्केल में 1 से 14 तक के अंक जो है वो अंकित रहते हैं, जिसमें बीच में 7 जो रहता है वो उदासीन बिंदु को बताता है। जब 7 से कम हो जाता है तो ये अम्ल की स्थिति को बताता है, और 7 से ज्यादा होता है तो ये क्षार की स्थिति को बताता है। याद रखिए, पीएच मान जो है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था 1909 में। कई बार ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे आघातवर्धनीय धातु है तांबा, सोना, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है इसको पीटने पर कौन सा धातु है वो सबसे ज्यादा पतला अर्थात चादर के रूप में ढल जाता है, तो सही आंसर है सोना। अगला प्रश्न है, पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, रक्षक कोशिका, रंध्र या फिर जाइलम। सही आंसर हो जाएगा, छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है अंग्रेजी में, और इनका काम जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। अगला ऑप्शन जो जाइलम है, इसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाई जाती है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर प्लेटलेट्स, और अंत में है प्लाज्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी भी कहते हैं। याद रखिए, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रहता है, यही जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? सप्लाई करता है। और इसका यदि हम लोग वैज्ञानिक नाम को देखें या रासायनिक नाम को, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और ये बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, इसीलिए इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है।
अगला है प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है और ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। याद रखिए सोचने वाला भाग है करके बोल रहा है। आप तर्क करेंगे तो पता चलेगा कि आप जब सोचते हैं तो आपके सामने वाला भाग ही सोचने का कार्य करता है, अर्थात अग्र मस्तिष्क इसके लिए जिम्मेदार रहता है। इसका भाग जो है वो प्रमस्तिष्क या फिर इसे ही सेरिब्रम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को रोकता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। सही आंसर है एब्सिसिक एसिड जो कि पौधों की वृद्धि को रोकता है। शेष जो है वो ग्रोथ या फिर वृद्धि हार्मोन है। इसमें से साइटोकाइनिन के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जीव किसके माध्यम से प्रजनन करते हैं, विखंडन, पुनरुद्भवन, विभाजन या फिर मुकुलन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभाजन जो है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और बैक्टीरिया जो है वो विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं और इसमें एक कोशिका जो रहती है वो अन्य कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और नए जीव का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, फैलोपियन ट्यूब, वास डेफरेंस, गर्भाशय या फिर अंडाशय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास डेफरेंस या फिर शुक्रवाहिका। याद रखिए ये पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा है और ये वृषण से शुक्राणु को आगे ले जाती है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सभी को पता होगा इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखिए ये मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है किसी गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है, ध्रुव, वक्रता केंद्र, द्वारक या फिर फोकस दूरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस दूरी। याद रखिए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर जो बीच में बिंदु रहता है उसे ध्रुव कहते हैं। इसे अंग्रेजी में पी से दर्शाते हैं और परावर्तन के पश्चात किरण जो है जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहा जाता है फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी कहलाती है फोकस दूरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दर्पण सूत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां पर v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वस्तु की दूरी और f जो है वो फोकस दूरी है। अगला प्रश्न है आंख का निकट बिंदु होता है 24 सेंटीमीटर, 25, 26 या फिर 27। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु से तात्पर्य स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से है। यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में मौजूद पानी की छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के खाली स्थान के कारण इंद्रधनुष बनता है, परावर्तन, विवर्तन, विक्षेपण या फिर व्यतिकरण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपण। याद रखिए इंद्रधनुष का जो निर्माण है विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा बनता है। और यदि हम लोग वर्ण विक्षेपण को देखें तो जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, अर्थात जैसे कोई एक प्रिज्म से गुजरती है, तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे ही विक्षेपण की घटना कहते हैं, जिसमें विबज्योर के क्रम में रंगों का क्रम रहता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम रहता है और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा रहता है। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, कूलाम, ओम, वोल्ट या फिर वाट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ओम को देखें तो ये प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट विभव का मात्रक है और वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न है खाली स्थान का उपयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट के रूप में किया जाता है, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर टंगस्टन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक है वो बहुत ज्यादा होता है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो W है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता या होती है केवल दिशा, केवल परिमाण,
दिशा और परिमाण दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिशा और परिमाण दो। कारण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश होने की वजह से इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च गलनांक के साथ यौगिक की पहचान कीजिए। मीथेन, एथेनॉल, एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफार्म। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो गलनांक है वो सबसे ज्यादा होता है। कारण क्या है? इसके बीच में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध। कई बार से इनके क्रम को भी पूछा जाता है कि क्रम से जमाइए इनके गलनांक के घटते या फिर बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा गलनांक वाला है एसिटिक एसिड, दूसरे नंबर पे आ जाता है क्लोरोफार्म, तीसरे नंबर पे एथेनॉल और चौथे नंबर पे अर्थात सबसे कम गलनांक वाला जो है वो मीथेन है। अगला प्रश्न है, सही प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर यदि हम लोग देखें ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद सीसा और अंत में सबसे कम क्रियाशील जो है वो सोना है। कारण यदि देखें तो पोटेशियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन रहता है जिसे ये आसानी से त्याग कर धन आयन बना लेता है और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा क्रियाशील रहता है। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा है अर्थात आयनन ऊर्जा जो है वो पोटेशियम की तुलना में ज्यादा लगता है, इसीलिए मैग्नीशियम जो है वो पोटेशियम की तुलना में कम क्रियाशील है। अगला प्रश्न है, क्षार लाल लिटमस के रंग को कर देते हैं सफेद, नीला, काला या फिर बैगनी। ऊपर के प्रश्न में हम देखे थे अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका ठीक उल्टा क्षार के लिए होगा। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, CH4+O2 इक्वल CO2+H2O है एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक संरक्षित द्रव्यमान के साथ समीकरण, एक स्टाइकोमेट्रिक रासायनिक समीकरण, एक कंकाली रासायनिक समीकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कंकाली रासायनिक समीकरण। क्यों है ये कंकाली रासायनिक समीकरण? क्योंकि इसमें जो परमाणुओं की संख्या है वो संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आल कारक सूचक ऑल फैक्टर इंडिकेटर है? लोहा, आयरन, सोना, गोल्ड, नाइट्रोजन या फिनाप्थेलिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनाप्थेलिन जो है वो ये इंडिकेटर है और ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग और अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल जल में, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुलनशील है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी उपस्थिति में घटित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। याद रखिए एरोबिक रेस्पिरेशन अर्थात वायवीय श्वसन और वायु के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? पूछा है। सेप्टम गुर्दा किडनी, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा या फिर मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेप्टम जो है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। याद रखिए सेप्टम एक प्रकार का दीवार है जो दो भागों को अलग करने का काम करता है। यदि हम लोग नाक में देखेंगे तो नाक के बीचों बीच में जो दीवार रहती है वो सेप्टम ही है और इसी तरीके से यदि हम लोग देखेंगे तो हृदय में भी हृदय के बीच में ये दीवार जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अनेक अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। सही आंसर हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसमें मुख्य भाग यदि देखें तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो है इसका मुख्य भाग है और अनैच्छिक क्रियाएं जैसे दिल का धड़कना आदि क्रियाएं जो है वो इन्हीं के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? वृषण ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन जो है वो स्त्रावित होती है। याद रखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, प्लेनेरिया का प्रजनन किसके द्वारा होता है? विभंजन, विखंडन, पुनर्जनन या फिर मुकुलन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जनन। याद रखिए, इसमें जीव का जो हिस्सा रहता है वो अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जो है वो एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इसका उदाहरण जो है वो प्लेनेरिया और हाइड्रा है। अगला प्रश्न है, आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात दिए गए रंग के प्रकाश के लिए और दिए गए माध्यम के जोड़े के लिए स्थिर होता है। इस नियम को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेल का नियम। याद रखिए, इसे साइन आई बटे साइन आर के नाम से भी जाना जाता है और ये जो रहता है ये एक स्थिरांक रहता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें यदि देखेंगे तो पास्कल के द्वारा दाब का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है, फोकल लंबाई f के लिए लेंस की शक्ति p को किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखिए, लेंस की शक्ति p जो है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, अर्थात p बराबर 1/f, यही इसका आंसर है। और इसका जो मात्रक या इकाई को बोला जाए तो डाई ऑप्टर जो है वो लेंस की क्षमता की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति देख सकता है? याद रखिए, दूरदृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को साफ तौर पे देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते। और यदि इसके निवारण के रूप में कौन सा लेंस लगता है करके बोला जाए तो याद रखिए, इसमें दू में उ शब्द शामिल है, अर्थात उत्तल लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। इसके अलावा यदि निकट दृष्टि दोष को कहा गया तो इसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती और इसका निवारण जो है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूरदृष्टि में उत्तल, क्योंकि यहाँ पर उ का मात्रा है, और निकट दृष्टि या मायोपिया नाम को कई बार अंग्रेजी वाला नाम बस दिया रहता है, हिंदी नहीं दिया रहता, तो आप इसको दोनों में ही याद रखिएगा। मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष है उसका निराकरण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन या फिर व्यतिकरण? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन के द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। याद रखिए, सूर्य का जो प्रकाश रहता है उसमें सबसे ज्यादा जो विचलन है वो बैगनी रंग का होता है और उनका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और सबसे कम होने की वजह से उनका जो प्रकीर्णन है सबसे ज्यादा होता है और इसी वजह से हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई या यूनिट क्या है? कूलाम, वोल्ट, हर्ट्ज या फिर जूल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट जो है वो विभवांतर की एसआई इकाई है। कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का और जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक चुंबक के आसपास का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का पता लगाया जा सके कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट अचानक बढ़ जाता है, अचानक घट जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है या फिर धीरे धीरे घटता है? याद रखिए, सही आंसर हो जाएगा अचानक बढ़ जाता है। कारण क्या है? प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है जब चालक कंडक्टर के माध्यम से करंट जो है वो परिवर्तित नहीं होता, शून्य हो जाता है, घट जाता है या फिर बढ़ जाता है? याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता जो है वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है और जब विद्युत धारा बढ़ती है तो उस समय में चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है, अर्थात ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक दूसरे को पीछे हटाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत ध्रुव है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यदि समान ध्रुव रहते तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायता करेगा? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का ये निकास होगा और
लास्ट है ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, सबसे तन्य धातु है सोना, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो हम लोग देखे थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना जो है सबसे तन्य धातु है। तन्य अर्थात आघात वर्धनीयता का ही एक प्रकार समझिए। जब इसको पीटा जाएगा तो ये कितना ज्यादा इसमें तन्यता का गुण आएगा। अगला प्रश्न है, यस्दीकरण, यसद लेपन स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि है जिसमें उन पर किसकी एक पतली परत लगाई जाती है, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम या सीसा। याद रखिए, यस्दीकरण या यसद लेपन इसे जस्तीकरण के भी नाम से जाना जाता है और नाम से स्पष्ट हुआ होगा, जस्तीकरण मतलब जिंक का जो लेपन यहाँ पर किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक। अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल या विलयन का पीएच मान है 7 से कम, 7 से ज्यादा, 0 या फिर 7। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल घोल का जो मान रहता है 7 से कम रहता है। आप इसे एक शब्द कमल से याद रख सकते हैं। कमल में जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला बात है इसमें कम शब्द दिया गया है, और यदि हम इसके स्वर अक्षर पर जाएं तो अम्ल जो है वो, और अम्ल का मतलब अम्ल हो गया, और अम्ल का मान कम रहता है। किससे कम रहता है? 7 से, क्योंकि 7 ही वह बिंदु है जहां पर कोई भी विलयन जो है वो उदासीन रहता है। तो 7 से कम में अम्ल और ज्यादा में रहता है क्षार। अगला प्रश्न है, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत धारा के खाली स्थान चालक हैं। बहुत अच्छे सुचालक, अच्छे, खराब या फिर बहुत खराब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत खराब या फिर कुचालक। याद रखिए, कार्बनिक यौगिक जो रहते हैं वो सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और इनमें ध्रुवण का गुण या फिर आयनन नहीं होता, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही खराब ढंग से करते हैं या फिर नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, इथेन की सही रासायनिक संरचना को कैसे दर्शाया जाता है? CH4, C2H6, C3H8 या फिर C4H10। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H6। याद रखिए, इथेन या फिर इसे एथेन भी कहा जाता है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो रहती है वो 2 रहती है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का ही एक सदस्य है। इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इस हिसाब से जब हम लोग C2 को रखेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 ये 6 हो जाएगा, और इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा C2H6। इसी के क्रम में यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्रम में मेथेन आता है, मेथेन के बाद फिर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। आप इसको 10 तक जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव प्राणियों में पोषण नाल या फिर आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, भोजन नलिका या ग्रास नली या फिर यकृत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत जो है वो मानव प्राणियों के आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। याद रखिए, इसका जो लंबाई है वो 6 से 6.5 मीटर तक रहता है और अंतिम रूप से भोजन का जो पाचन है वो यहीं पर संपन्न होता है। छोटी आंत का अंग्रेजी नाम इलियम है। अगला प्रश्न है, पौधे या पादप के एरियल अंगों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को जाना जाता है? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या फिर अवशोषण। याद रखिए, जब जल का निष्कासन होता है, जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? रंध्र या फिर स्टोमेटा के द्वारा, और इस निष्कासन या फिर जल की क्षति को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त शर्करा स्तर को नियमित करने वाला हार्मोन है? टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है और इसका स्त्राव जो है अग्नाशय या फिर पेनक्रास के बीटा कोशिका के द्वारा होता है। याद रखिए, एड्रेनालिन जो है इसको 3 या ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जाना जाता है और इसको हिंदी में लड़ो, डरो और भगो अर्थात फाइट, फियर और फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये डरते समय या फिर गुस्से के समय और ऐसे कई कंडीशन हैं जो अनैच्छिक होती हैं, उस समय ये स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन है। याद रखिए इनका कार्य जो है वो कोशिका विभाजन का होता है। शेष तीनों जो है वो जंतु हार्मोन है। अगला प्रश्न है, पुष्प के प्रजनन अंग हैं पंखुड़ी और बाह्यदल। पंखुड़ी और पुष्पकेसर और पुष्पयोनि स्त्रीकेसर, बाह्यदल और पुष्पयोनि स्त्रीकेसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्पकेसर और पुष्पयोनि या स्त्रीकेसर। याद रखिए पुष्पकेसर अर्थात पुंकेसर जो कि नरजनन अंग है और स्त्रीकेसर जो है वो मादा जनन अंग है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या है 46, 23, 69 या 92। याद रखिए इसमें प्रश्न पूछा है जोड़ों की संख्या, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र रहता है वो लिंग गुणसूत्र रहता है और इसी से ही महिला और पुरुष की पहचान होती है। याद रखिए इसमें यदि संख्या पूछा होता तो हम लोग इसको 46 लेते। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के मध्य में संबंध है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। याद रखिए वक्रता त्रिज्या r जो है फोकस दूरी का दोगुना होता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होती है जब वस्तु को रखा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र अर्थात C और F के बीच में, तब अवतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, साथ ही ये दर्पण के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ तौर पर नहीं देख सकता। स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर को नहीं देख सकता। इसका मतलब ये है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के खाली स्थान के कारण तारा टिमटिमाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। याद रखिए सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारा जो है वो टिमटिमाता है। अगला प्रश्न है, एक परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। यहाँ पर एमआरपी एमीटर लिखा है, यही इसका सही आंसर है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत शक्ति अर्थात पावर जो है P बराबर वी आई, यहाँ पर V विभवांतर है और I धारा, तो विभवांतर और धारा के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है और इसका जो इकाई है वो वाट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह दर्शाया कि विद्युत और चुंबकत्व संबंधित घटना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरस्टेड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सोलेनाइड से जाने वाली धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेनाइड से जाने वाली धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, बैंगनी, हरा, पीला या फिर लाल। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इंद्रधनुष के किस रंग का तरंग अधिकतम होता है बोल रहा है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और इसी वजह से इनका प्रकीर्णन कम होता है, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के परिधि पर घूमती वस्तु में एक स्थिर होता है, गति, वेग, संवेग या फिर त्वरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति जो है वो स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य आंख में एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो सही आंसर हो जाएगा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है, तो थर्मामीटर, सोनोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को नापा जाता है। याद रखिए थर्मामीटर के द्वारा तापमान को नापते हैं और हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता या नमी का मापन किया जाता है।
अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 4 डिग्री या फिर 100 डिग्री। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इससे ऊपर नीचे होने पर जल का घनत्व जो है वो घटते जाता है। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति का धरती पर भार WE तथा चंद्रमा पर भार WM है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धरती पर भार जो है वो चंद्रमा पर भार से ज्यादा होगा। अगला प्रश्न है एक कार्बनिक तत्व में निश्चित रूप से होना चाहिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। स्पष्ट है इसमें कार्बनिक तत्व में निश्चित रूप से, तो कार्बनिक तत्व है तो कार्बन का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हीरे बने होते हैं शुद्ध कार्बन के, कार्बन तथा सिलिकॉन के, कांच और सिलिकॉन के, शुद्ध सिलिकॉन के। सही आंसर है हीरा जो है क्योंकि कार्बन का अपर रूप है इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए शुद्ध कार्बन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है सफेद फास्फोरस को गर्म करने पर यह लाल फास्फोरस में बदल जाती है। यदि इसमें थोड़ा आयोडीन मिला दिया जाए तो यह प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। यहाँ आयोडीन का कार्य है, याद रखिए इसमें प्रश्न को क्या पूछा जा रहा है, प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो सभी को पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद करने का जो कार्य रहता है वो उत्प्रेरक का रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर सकता है। अगला प्रश्न है स्टार्च की पहचान आयोडीन की एक बूंद के प्रयोग से हो जाती है। स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन नीली हो जाती है, उड़ जाती है, रंगहीन हो जाती है या फिर काली हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीली हो जाती है। अगला प्रश्न है गीगर मूलर काउंटर उपकरण का प्रयोग किसके मापन में होता है, समय, एक्सरे, फोटॉन या रेडियो एक्टिविटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडियो एक्टिविटी। अगला प्रश्न है जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, लोहा, पानी, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखेंगे तो लोहा, पानी और ऑक्सीजन का आवश्यकता तो रहता है, किसका नहीं रहता पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक यौगिक है, तांबा, ऑक्सीजन, साधारण नमक या फिर लोहा। सही आंसर सबको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर सी साधारण नमक एक रासायनिक यौगिक है और इसका सामान्य सूत्र NaCl जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी अंग मानव शरीर में बाएं और दाएं दोनों भागों में स्थित होते हैं। वृक्क अर्थात किडनी, फेफड़े, आंखें और तिल्ली। तो सभी जानते होंगे किडनी जो है वो जोड़े में पाए जाते हैं अर्थात दो रहते हैं दोनों भागों में, फेफड़ा भी और आंख भी। यहाँ पर तिल्ली ऑप्शन नंबर डी जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है ये एक ही रहता है। अगला प्रश्न है टाइफाइड का कारण है जीवाणु, विषाणु, हार्मोन या कुकुरमुत्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु या बैक्टीरिया जो है टाइफाइड का कारण होता है। याद रखिए इसका साल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु है इसी के कारण टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न है सभी सजीवों में यह प्रक्रिया होती है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, सांस लेना या फिर वाष्पोत्सर्जन। सही आंसर हो जाएगा सभी सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया होती है और इसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, कैसे, ग्लूकोज को तोड़कर। अगला प्रश्न है मॉलिब्डेनम है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, यौगिक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोन्यूट्रिएंट अर्थात सूक्ष्म पोषक है। अगला प्रश्न है मोतियाबिंद किसका रोग है, आंख, कान, फेफड़ा या हृदय। सभी को पता होगा मोतियाबिंद जो है वो आंख का रोग है, इसमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अगला प्रश्न है कौन से प्रकार के दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, भेदन, चवणक, कृंतक या फिर दूध के दांत। सभी को पता होगा पीसने या चबाने का जो कार्य है, जो दांत सबसे चौड़ा या चपटा होगा उसी का ये कार्य होगा और इस प्रकार का जो दांत है वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात चवणक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वातावरण में ओजोन की परत के क्षरण का कारण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, यदि 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को एक विशेष परिपथ में 2 समांतर में और एक श्रेणी में जोड़ा जाए तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? प्रश्न को यदि समझेंगे तो एक प्रतिरोध है जिसका मान 2 ओम है, तो पहले क्रम में हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में इस तरीके से ये जुड़ता है और समांतर क्रम के साथ में अगला वाला क्रम वो बोल रहा है श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओम और इधर भी हो जाएगा ये हमारा 2 ओम और इधर भी हो जाएगा ये हमारा 2 ओम। तो जब हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 धन 1/2 और ये हो जाएगा धन 2, तो ये आधा और आधा मिलके 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 बराबर 3 ओम इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, घनत्व या फिर दाब? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है। याद रखिए, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है और इसका मान जो है वो 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर इसका मान होता है। अगला प्रश्न है, एक सिलेंडर में बर्फ पानी पर तैर रही है और पानी का स्तर ए पर है, यदि बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई बदलाव नहीं आएगा। कारण क्या है? क्योंकि बर्फ का जो द्रव्यमान है पहले ही वहां के पानी को हटा चुका रहता है और जब वह पिघलता है तो वो उसी जगह में आ जाता है, इसलिए उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होने वाला। अगला प्रश्न है, एक आदर्श फ्यूज तार होना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा अधिक प्रतिरोधकता व कम गलनांक वाला। याद रखिए, फ्यूज तार क्या होता है, तो परिपथ के सुरक्षा के लिए लगाया गया रहता है। चूंकि अधिक प्रतिरोध होने पर अधिक तापमान और ऊष्मा उत्पन्न होती है और कम गलनांक वाला तार होने के कारण पिघलकर टूट जाता है और इससे परिपथ जो है वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। सही आंसर हो जाएगा अधिक प्रतिरोधकता और कम गलनांक। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है जब प्रकाश की किरण यात्रा करती है। सही आंसर है कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे संसार में सबसे हल्का तत्व है। याद रखिए, इसमें तत्व पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगला प्रश्न है, धरती की ऊपरी सतह क्रस्ट जिसे भूपर्वट्टी भी कहते हैं पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु पूछा है। याद रखिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, हीलियम का केंद्रक है एक अल्फा कण के समान, एक बीटा कण के समान, गामा कण के समान या प्रोटॉन के समान। याद रखिए, हीलियम का जो केंद्रक है वो अल्फा कण के समान होता है। हीलियम में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं और बिल्कुल अल्फा कण में भी 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और ये धनावेशित होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में ताप उत्पन्न होता है तो वह है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले के प्रश्न में हम देखे हैं जब ताप उत्पन्न होता है या निकलता है जिसे ऊष्मा कहते हैं तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो दोनों दिशाओं में होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब दाब बढ़ता है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। याद रखिए, क्वथनांक क्या होता है, तो जिस ताप पर तरल या फिर जल जो है वो उबलना शुरू हो जाता है ये क्वथनांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, मशीन के विभिन्न घटकों में घर्षण रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो घर्षण रोकने के लिए प्रयोग यदि बोला जाए तो लुब्रिकेंट जिसे स्नेहक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में शर्करा का प्राकृतिक स्वरूप है ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज। सही आंसर हो जाएगा दूध में शर्करा का प्राकृतिक स्वरूप जो है वो लैक्टोज जो है वो रहता है। यदि ग्लूकोज को देखें तो ये रक्त में पाए जाने वाला शर्करा है। सुक्रोज जो है
चीनी में पाया जाने वाला शर्करा है और फ्रक्टोज जो है वो फलों में पाया जाने वाला शर्करा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज, दूध में पाया जाने वाला प्राकृतिक शर्करा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड्डी में नहीं होता है? ऑक्सीजन, फास्फोरस, यूरेनियम या फिर कैल्शियम। स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यूरेनियम जो है वो हड्डी में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति के वृक्क कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें किस उपचार की सलाह दी जाती है? वृक्कों को सर्जरी से निकाल देना, रेडियोथेरेपी, रक्त चढ़ाना या फिर डायलिसिस। सही आंसर हो जाएगा वृक्क, अर्थात जब किडनी काम नहीं करता तो उन्हें डायलिसिस का सलाह दिया जाता है। डायलिसिस से रक्त में उपस्थित यूरिया और विषाक्त पदार्थों को छाना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। कोशिका में प्रजनन नहीं होगा, पत्तियां सफेद हो जाएंगी, कोशिका का ऊर्जा उपापचय कम हो जाएगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहलाता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया जाएगा तो कोशिका का जो ऊर्जा उपापचय जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गर्भ में शिशु के विकास की निगरानी की जाती है एक्स किरणों द्वारा, माइक्रोवेव द्वारा, अल्ट्रासोनिक्स से या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक्स से। अगला प्रश्न है, वायरस को वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है जीवित होस्ट की, मृत होस्ट की, लवणों की या फिर शर्करा की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित होस्ट की। याद रखिए वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकते, लेकिन जब जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं तो सजीवों जैसा व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाती? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पेट्रोल का जलना या फिर वनस्पतियों का सड़ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो मुक्त करते हैं। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, पोलियो किस प्रकार का रोग है? वायुजनित, जलजनित, भोजन जनित या फिर जीवाणु जनित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो जलजनित है और ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रदूषक है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, और लास्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा लेड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा लेड। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण है जीवाश्म ईंधनों के वातावरण में जलने के कारण, कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइडों का निर्मुक्त होना, बादलों के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत आवेश, आर्द्रता से अम्लीय वाष्प का बनना, या डी सूर्य बादलों को गर्म कर देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधनों के वातावरण में जलने के कारण कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइडों का निर्मुक्त होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? सामान्य नमक का विलयन, शुद्ध जल, नींबू का रस या खाने के सोडा का विलयन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू का रस। याद रखिए नींबू के रस में साइट्रिक एसिड उपस्थित होता है और पीएच मान जो है वो जितना ज्यादा 7 से कम होता जाता है उतनी ही अम्लीयता जो है वो बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, मानक ताप एवं दाब एसटीपी पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन क्या है? 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 22.4 सेंटीमीटर घन या फिर 11.2 सेंटीमीटर घन। याद रखें जो ऑक्सीजन अणु रहता है उसका जो भार रहता है वो 32 ग्राम रहता है और एसटीपी पर इसका जो आयतन रहता है वो 22.4 लीटर रहता है। चूंकि हमें यहाँ पर 16 ग्राम दिया है अर्थात इसका बटा 2 करेंगे तो 16 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 11.2 लीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.2 लीटर। अगला प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या x है तथा उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? x + 11, x 11, x - 11। याद रखिए
तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा 11 और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी x-11। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जल का बर्फ में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन, धारा के प्रवाह से एक प्रतिरोधक का गर्म होना, या डी दूध का दही में बदलना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूध का दही में बदलना। याद रखिए दूध का दही का जो बदलना है वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा होता है और दूध जो है वो लैक्टिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और अपने मूल रूप में वापस नहीं जाती। अगला प्रश्न है दीवार पर लगे एक समतल दर्पण में बने अपने प्रतिबिंब से एक व्यक्ति 10 फीट की दूरी पर है, वह 3 फीट दर्पण की ओर चलता है। अब उसके और प्रतिबिंब के मध्य कितनी दूरी है? 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट या 6 फीट? यदि हम लोग समझे तो मान लीजिए ये एक दर्पण है और इस दर्पण से 10 फीट की दूरी पर एक व्यक्ति जो है वो खड़ा हुआ है। तो यदि हम लोग इसको सही ढंग से हल करने का प्रयास करें तो ये जो 10 फीट है वास्तव में ये 5 फीट इधर और 5 फीट दर्पण के पीछे, ये दोनों मिलाकर टोटल 10 फीट हो रहे हैं। तो वास्तव में जो व्यक्ति है वो दर्पण से 5 फीट की दूरी पर मौजूद है। अब यदि वह 3 फीट दर्पण की ओर अर्थात इधर चलेगा तो ये कुल मिलाकर 5 में से 3 कवर कर लिया, तो अब दर्पण से कुल 2 फीट की दूरी पर स्थित है। तब उसके और प्रतिबिंब के मध्य कितनी दूरी रहेगी? तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, ये भी 2 फीट के अंतराल में बनेगा इधर। तो ये कुल मिलाकर 2 और 2 4, 2 + 2 मिला के ये 4 फीट आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है और आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तब क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी sin I/sin R बराबर नियतांक, अर्थात आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का जो साइन है वो एक स्थिरांक या नियतांक रहता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है 2 ओम के 2 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखिए समांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ा जाता है और जब हम लोग समांतर क्रम में देखेंगे तो चूंकि 2 ओम ये है और 2 ओम ये भी है तो इसका परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा 1/2 + 1/2 अर्थात आधा और आधा जोड़ के हो जाएगा 1 ओम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओम। अगला प्रश्न है एक 25 किलोग्राम के पिंड को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक 5 सेकंड में त्वरित करने के लिए कितना असंतुलित बल न्यूटन में लगाना होगा? 1, 5, 25 या फिर 50 न्यूटन। याद रखिए यदि हमको बल का मान निकालना है तो न्यूटन का सूत्र m × a लगेगा, जहां पर m जो है वो द्रव्यमान है और a जो है वो त्वरण है। तो यहाँ पर त्वरण का यदि हम लोग सूत्र को देखें तो a बराबर v - u/t, जहां पर v जो है वो अंतिम वेग है, u जो है वो प्रारंभिक वेग है और t जो है वो अवधि या समयांतराल है। तो यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर 10 माइनस प्रारंभिक वाला 5 है और बटे में 5 सेकंड आएगा क्योंकि समय यहाँ पर 5 सेकंड दिया है। तो 10 में से 5 गया तो 5/5 अर्थात 1। तो हम लोग देखें यहाँ पर त्वरण का मान आया 1 और चूंकि हमको द्रव्यमान पहले से दे दिया गया है 25, तो 25 × 1 करेंगे तो 25 एकम 25 न्यूटन जो है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है वाट किसकी इकाई है? तो सभी जानते हैं वाट जो है वो शक्ति की इकाई है। ऊर्जा का यदि देखें तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है, कार्य का मात्रक भी जूल है और बल का जो इकाई है न्यूटन और डाइन दोनों हैं। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है वो ऑप्शन नंबर बी शुक्र जो है। याद रखें शुक्र का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है।
साथ ही शुक्र को संध्या और भोर का तारा भी और सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा कण है धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित फोटॉनों के समान। पहले ही हम लोग देखे हैं अल्फा कण जो है वो धनावेशित कण होते हैं। इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो 2 रहता है, इसी वजह से ये धनावेशित होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी का कारण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पूर्व बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक हो जाती है। सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि प्रकाश की गति और ध्वनि की गति दोनों कितनी कितनी होती है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग संबंधित है आंखों से, फेफड़ों से, मसूड़ों से या यकृत से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत या फिर इसे ही लीवर कहते हैं। याद रखें, पीलिया रोग में यकृत जो है रक्त से बिलीरुबिन नामक रंजक को छान नहीं पाता। अगला प्रश्न है, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को पता होगा, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है पूछा है। याद रखिए, नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। ये तीनों जिंक, कॉपर और बोरान एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक हैं। अगला प्रश्न है, एक द्रव की अम्लीयता का मापन क्या है? क्वथनांक, हिमांक, पीएच या फिर घनत्व? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएच। पीएच स्केल के माध्यम से ही अम्लीयता और क्षारीयता की मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस भी कहते हैं? हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? सही आंसर सभी को पता चल गया होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहा जाता है। पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा और कई बार इसके बारे में आपने जिक्र भी किया होगा, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। अगला प्रश्न है, श्वसन में किसका आदान प्रदान सम्मिलित है? तो सभी लोग जानते होंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथियों आपके टॉप 120 प्रश्न। उम्मीद है ये आपके आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। धन्यवाद।